Hey everyone, I'm back with the third video of React Native interview series और इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट, प्रॉप्स और हुक्स के बारे में। अब ये सब कुछ चीजें ना जिसने रिएक्ट पढ़ी है उसे पता होगा, बट कुछ कुछ चीजें आई थिंक आपको फिर से रिवाइज कर लेनी चाहिए अगर आपका इंटरव्यू है। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको पहले से पता हो तो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे? अगर आपने फर्स्ट टू वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा हम 10 क्वेश्चंस करते हैं और हम उनको समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि हम उनका आंसर इंटरव्यू में अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये होंगे कुछ क्वेश्चंस। स्टेट, प्रॉप्स, हुक्स, यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, यूज इफेक्ट, डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे हम जब भी डालते हैं कभी कभी कोड में गलती होती है ना, क्या गलती होती है, कैसे हो जाती है, कैसे नहीं होगी। ठीक है, यूज फॉल बैक, यूज मेमो क्या होता है, लिफ्टिंग स्टेट अप। पता है ये आपको कॉन्सेप्ट 100% खुद पता होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि लिफ्टिंग स्टेट अप किसे बोलते हैं। आई एम श्योर आपको ये पता जरूर होगा। ठीक है, आपने यूज भी किया होगा ये। ठीक है, अब पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड हमें वैसे तो पता ही है। ठीक है, अब कॉमन मिस्टेक्स जो हम कोड लिखते वक्त करते हैं रिएक्ट में भी और रिएक्ट नेटिव में भी। तो चलो देखते हैं। अब स्टेट। स्टेट क्या होती है बताओ? स्टेट क्या है? ये एक क्या होती है, कंपोनेंट में होती है। जब हम कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट में, हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब भी हम यूज स्टेट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेट लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है उसका, उसका चेंज वाला फंक्शन। ठीक है, चेंज वाला फंक्शन जो होता है उसमें हम उस नए वाली वैल्यू को पास कर देते हैं और उस स्टेट की वैल्यू सेट हो जाती है। आ गया यार? तो हम उसको चेंज कर सकते हैं हमें जब भी जरूरत हो। फिर जब जब हमारी स्टेट चेंज होती है, हम इस वाली वैल्यू को जब जब एक्सेस करते हैं और इसमें कुछ हम पास करते हैं, जब जब हमारी स्टेट चेंज होती है क्या होता है, वो कंपोनेंट री रेंडर होता है। ठीक है, तो जब जब स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट री रेंडर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेट की वैल्यू को चेंज करना होता है जहां जहां पर भी वो यूज होती है। ठीक है, स्टेट को हम यूज क्यों करते हैं? इनपुट्स में एपीआई रिस्पॉन्स स्टोर करने के लिए, कुछ वैल्यू टॉगल कराने के लिए। टॉगल मतलब बंद खोल, जैसे कि मॉडल ही हो गया हमारा। ठीक है, लोडिंग करवाने के लिए, काउंटर सिलेक्शन जो भी हमें करना होता है जिसकी वैल्यू हमें इंस्टेंट चेंज चाहिए, उसमें हम क्या यूज करते हैं? स्टेट। अब अगर एक बटन पे मान लो क्लिक हो रहा है और यूआई अपडेट हो रहा है, स्टेट से हो रहा है। इतनी जल्दी हो रहा है, किससे हो रहा है? स्टेट से हो रहा है। हो सकता है वो स्टेट किसी और कंपोनेंट की हो, ये भी हो सकता है, पर जनरली वो चीजें स्टेट से होती है। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है अच्छा साउंड करने के लिए? स्टेट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। आपको ये पता है चेंजेबल होती है, मे बी आपको म्यूटेबल वर्ड ना पता हो। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। फिर स्टेट क्या होती है? कंपोनेंट स्पेसिफिक। अगर इस कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट की कोई स्टेट है ना और उसको अगर हम वाई कंपोनेंट में भेज रहे हैं तो वो स्टेट नहीं कहलाती। ठीक है, तो स्टेट किसकी है? वो अपने कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट की ही स्टेट है वो, अगर हम वो वहीं पे बनी है। ठीक है, अब चेंज करते हैं स्टेट तो क्या होता है? री रेंडर होता है। और हम ये सब कैसे चेक कर सकते हैं? कैसे? लॉग्स लगा करके। री रेंडरिंग हो रही है, कैसे बचाना है, ये सब कुछ चीजें कैसे देखते हैं हम? लॉग लगा करके। ठीक है, अब मे भी आपने सिर्फ स्टेट समझी है बट आपको काफी कुछ समझ में आ गया है। यही हमारा मोटिव है इस पूरी सीरीज का, कि थ्योरेटिकल वाइज आपको सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉप्स वर्सेस स्टेट। अब लेट मी क्लियर दिस। ठीक है, तो प्रॉप्स वर्सेस स्टेट में क्या होता है? प्रॉप्स मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज। अब कोई भी मान लो कंपोनेंट है और हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने डाला है, या हमने कुछ कंपोनेंट है एक्स, उसको हमने कॉल किया, तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज पास करते हैं ना, वो होते हैं हमारे प्रॉप्स। और हम उसको यूज कैसे करते हैं? यहाँ पर एक्स होगा और एक्स के अंदर हम लेते हैं, तो ये होते हैं हमारे प्रॉप्स। ये क्या होते हैं? ये किसी दूसरी स्टेट से आते हैं। ठीक है, क्या होता है? किसी दूसरे, सॉरी स्टेट नहीं, कंपोनेंट से आते हैं। ठीक है, प्रॉप्स क्या होते हैं? रीड ओनली होते हैं। चाइल्ड जो है, अभी जैसे मैंने बोला एक्स में कोई स्टेट बनी और हमने उसको वाई में यूज किया, तो वो क्या है? एक्स की वो स्टेट है, बट वाई के लिए क्या हुआ? वो प्रॉप हुआ। और वाई उसको चेंज नहीं कर सकता, तो जो वाई है उसके लिए वो प्रॉप हुआ, तो प्रॉप चेंज नहीं हुआ। पर एक्स जिसके लिए वो स्टेट है वो उसको चेंज कर सकता है। समझ गए? यही है बस। ठीक है, प्रॉप्स क्या है? पेरेंट टू चाइल्ड भेज देते हैं, रीड ओनली होता है, मॉडिफाई नहीं कर सकते, पेरेंट कंपोनेंट ही कंट्रोल कर सकता है, वो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब स्टेट क्या होता है? ये कंपोनेंट के अंदर यूज होती है। ठीक है, क्या होती है? कंपोनेंट के अंदर यूज होती है, अपडेट की जा सकती है। जैसे सेट स्टेट का जो फंक्शन होता है उससे क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और डायनेमिक डेटा के लिए यूज होती है। किस लिए यूज होती है? डायनेमिक डेटा के लिए, चेंज हो जाएगा डेटा। अब फर्क क्या हुआ? प्रॉप्स क्या है? वो पीछे के कंपोनेंट से आई थी। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट से आई थी जिसने उसको कॉल किया। और स्टेट क्या है हमारे? इसी कंपोनेंट से है। ठीक है, उसी स्टेट, उसी कंपोनेंट की स्टेट होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, व्हाई हुक्स वर इंट्रोड्यूस। हुक्स क्यों आए थे, उनका क्या काम है, ये सब देखते हैं। ठीक है, अब हुक्स हमारे जब हम पहले क्या होता था ना, कि पहले रिएक्ट जो थी वो क्लास बेस्ड थी, अब क्या है? फंक्शनल बेस्ड।
ठीक है। तो क्लास अभी भी जैसे पुराने पुराने कोड्स है ना कंपनीज में, तो बहुत ऐसे कोड्स हैं जो क्लास बेस लिखे होते हैं, आपको क्लास बेस में मिलेंगे। ठीक है। तो क्लास बेस में क्या होता था कि जो क्लास बेस में जो स्टेट होती थी, ठीक है, वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसे करके स्टेट्स रखते थे, को एक्सेस करते थे, दिस डॉट स्टेट पे एक्सेस करते थे। लाइफ साइकिल मेथड्स हम अभी हम यूज इफेक्ट के अंदर लिखते हैं, पहले क्या करते थे हम कंपोनेंट डेट बाउंड, कंपोनेंट डेट अपडेट, ऐसे ऐसे करके मेथड्स यूज करते थे और फिर उनको यूज करते थे। ठीक है। साइड इफेक्ट्स मतलब जो हम जैसे लिसनर यूज करते हैं, इसके साथ ये अटैच कर दिया, जब ये चेंज होगा तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है। ये सब कुछ था क्लास बेस में भी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था, पर सब कुछ थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या आती थी, थोड़ा लंबा कोड हो जाता था, दिस कीवर्ड इतना यूज होता था और कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता था, कोड थोड़ा भारी दिखने लगता था, है ना। हर वेरिएबल से आप पहले आपको दिस लगा रहा है, वो प्रॉप से आ रहा है तो आप दिस डॉट प्रॉप्स करके भी लगाओगे, फिर उसको नाम लिखोगे, राइट। तो काफी हो जाता था। ठीक है। रीयूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर प्रॉब्लम होती थी। अब जितना आसान नहीं था, है ना। लाइफ साइकिल मेथड्स अलग अलग लिखे होते थे, ऐसा नहीं कि यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया, वो भी यूज इफेक्ट खुद ही समझ रहा है कि कब क्या चलाना है ना, ऐसा नहीं होता था, हमें देखना पड़ता था तभी। अब हुक्स जब से आए ना, जब से फंक्शनल कंपोनेंट्स आए रिएक्ट में, ये सब कुछ सॉल्व हो गया। कैसे, हमारा लॉजिक रीयूजेबल बहुत ज्यादा हो गया, आपको कॉल करना होता है, ये चीजें यूज हो जाती है, रीडेबिलिटी बहुत बड़ी, कोड कम हो गया काफी, है ना। काफी जगह हम वो चीज रिएक्ट खुद हैंडल कर रही है, उसको हमें नहीं करना पड़ा, तो हमें काफी चीजें रिएक्ट ने दे दी, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। ठीक है। अब आप आंसर कैसे कर सकते हो, हुक्स जो थे वो हमारी सबसे ज्यादा हेल्प कैसे करते थे, हम यूज इफेक्ट और यूज स्टेट, ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसमें आप नहीं यूज करते हो, है ना, ऑलमोस्ट सब में करते हो। तो लाइफ साइकिल फीचर्स को इतना आसान बना दिया है, स्टेट्स को मैनेज करना इतना आसान बना दिया है हुक्स ने, और काफी और चीजें हैं, री रेंडरिंग में वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हुक्स ने बहुत हेल्प किया है। और वो हम अभी जो आगे हुक्स देखने वाले हैं उनसे आप समझ भी जाएंगे कि परफॉर्मेंस वाइज भी हुक्स ने क्या क्या किया। यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर। यूज स्टेट क्या है, अभी हमने देखा था, दो चीजें हमने की थी। क्या किया था हमने, अ, जैसे कि हमने अभी ऐसे करके देखा था ना, एक स्टेट में ऐसे करके हम लिखते हैं, फिर यहाँ यूज स्टेट लिख देते हैं, यहाँ स्टेट होती है, यहाँ उसका फंक्शन होता है चेंज करने वाला, याद आ क्या। तो यूज स्टेट क्या है, सिंपल स्टेट है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, जब मर्जी चेंज की जा सकती है, कंपोनेंट में यूज की जा सकती है, और बहुत सारे यूज केसेस हैं जहां पर भी कुछ यूआई में आपको फटाफट चेंज करना है, यू कैन यूज इट, सिंपल। ठीक है। यूज रिड्यूस, कभी कभी ना क्या हो जाता है, हमारी बहुत सारी स्टेट्स हो गई हैं, एक ही चीज के लिए स्टेट्स हो गई है, जैसे कि हम फॉर्म लिखते हैं, उसमें मानो 10 एंट्रीज आपको भरवानी है यूजर से, आप हर चीज के लिए स्टेट लोगे तो सोचो कितनी री एंट्री हो जाएगी, उसने कोई भी करेक्टर लिख रहा है, आपकी सारी स्टेट्स री एंटर हो रही, नहीं होनी चाहिए ना। तो ये इशू आ जाता है, सिर्फ वही चीज चेंज होनी चाहिए, उस केस में हम यूज रिड्यूस से यूज करते हैं। तो जब हमारी स्टेट्स कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत सारी स्टेट्स एक ही चीज से मैनेज करनी हो, ठीक है, बहुत सारी वेरिएबल्स लेने पड़ रहे हो, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, यूज रिड्यूसर। अब जैसे फॉर्म्स बनाने हो आपको, बहुत लंबे लंबे फ्लोज हो, ये सब कुछ के लिए हमें यूज रिड्यूस से यूज करना है। तो कब क्या यूज करना है, जब स्टेट का लॉजिक बहुत हार्ड हो रहा हो, बहुत बहुत सारी स्टेट्स हो जाए मैनेज करने के लिए, तो फिर यूज रिड्यूसर। और एक सिंपल स्टेट है यूज स्टेट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है। यूज इफेक्ट लाइफ साइकिल एक्सपीरियंस। यार यूज इफेक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसी चीज है, मतलब हो ही नहीं सकता कि यार आप फ्रेशर हो और आपसे ये अच्छे से ना पूछा जाए, इवन आप इंटरमीडिएट हो आपसे ये अच्छे से ना पूछा जाए। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये ना मतलब बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होता है, तो ये तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ के ही जाना है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स के लिए कॉल होता है, कब क्या होना है, एपीआई कॉल्स, सब्सक्रिप्शन मतलब लिसनर्स लगाने हैं आपको, रिएक्ट नेटिव में जैसे बैक हैंड लिसनर्स वगैरह लगाने हैं आपको जो बाद में कॉल हो। ठीक है। टाइमर्स, सेट इंटरवल्स वगैरह, ठीक है, इवेंट लिसनर्स, हर तरह के, कहाँ पे क्या क्लिक एंड ऑल, सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। अब लाइफ साइकिल मेथड्स। ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले जब हमारा यूज इफेक्ट चलता है तो हमारे पास क्या होता है, यूज इफेक्ट, पार्डन माय राइटिंग एंड स्पेलिंग्स, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, फिर इसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, फिर फंक्शन में यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही होती है, बंद कर देते हैं, ये होता है हमारा यूज इफेक्ट का सिंटैक्स, आ गया यार। ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर ये एरे नहीं डालो, ठीक है, ये एरे नहीं डालो, तो इसे हम क्या कहते हैं, नो डिपेंडेंसी एरे, क्या कहते हैं, नो डिपेंडेंसी एरे, इसमें क्या है, नहीं है कोई डिपेंडेंसी, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आप। ठीक है। तो ये क्या होता है, जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये क्या होता है, हाँ, जब भी आपकी स्क्रीन क्या करेगी, रेंडर करेगी, ये चल जाएगा इसमें, जब भी आपकी स्क्रीन रेंडर करेगी ये खुद चल जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, कोई स्टेट चेंज हुई, री रेंडर हुआ, हुई स्क्रीन, ये चल जाएगा। ठीक है। तो अगर ये ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, आपकी यूज केस के अकॉर्डिंग आपको चलाना है वो चीज, चलाओ। ठीक है। एम्प्टी डिपेंडेंसी आ रही है, अब यहाँ पे देखो फंक्शन हमने लिखा, उसके साइड में हमने डिपेंडेंसी आ रही दे दी, बट एम्प्टी। ये क्या होगा, एक बार चलेगा, जब भी आपका फंक्शन चला एक बार चलेगा, जो कि क्लास बेस में कैसे होता था, कॉम्पोनेंट डेट माउंट, एक बार चलेगा आपका जब आपका रेंडर हुआ कंपोनेंट। ठीक है। विद डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी आ रही थी लास्ट में, उसमें आपने
कुछ वैल्यू डाल दी, जैसे कि मेरे को लिस्ट चेंज हो रही है, जब भी वो लिस्ट चेंज हो ना मुझे वो काउंट दिखाना है जो कि चेंज हो गया मेरा। ठीक है, तो लिस्ट चेंज हो तो मैं चेंज काउंट का फंक्शन चलाऊंगी और चेंज काउंट की वैल्यू प्रोसाइड करूंगी। कैसे करूंगी? मैं उसमें डिपेंडेंसी आ रहे में वो लिस्ट की लेंथ डाल दूंगी, या फिर क्या होगा, लिस्ट की लेंथ चेंज होगी, उसी टाइम वो यूज इफेक्ट मेरा चलेगा और काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, दिख जाएगी मेरे यूआई पर। सिंपल। ठीक है। और क्या होता है, एक क्लीन अप फंक्शन होता है, कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट नाम से जो होता है, और जो ये अंदर आपके इस मेथड में हुआ ना, वो क्या होता है, कॉम्पोनेंट डेट अपडेट मेथड होता है। सिंपल, समझ में आ गया? माउंट क्या था तो पहली बार में आके चल गया। अपडेट क्या होता है, जो हम आप अंदर लॉजिक लिख रहे हो, और कॉम्पोनेंट डेट अनमाउंट मतलब जब वो रिटर्न फंक्शन चलता है, जब आप उस कॉम्पोनेंट के बाहर जाते हो वो कॉम्पोनेंट हमारा अनमाउंट हो रहा होता है। ठीक है, स्क्रीन से हट रहा होता है। तो फिर उसमें क्या होता है, रिटर्न फंक्शन में हम क्या करते हैं, रिटर्न लिखते हैं। सिंपल, जो हमने अंदर फंक्शन डाला है ना उसी में हम रिटर्न लिखते हैं, उसी में हम एरो फंक्शन डाल देते हैं, वो रिटर्न पे चल जाता है। जब कंपोनेंट अनमोड होता है तो खुद यूज इफेक्ट ये सब कुछ करता है। ये हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स जब से आए तब से ये मिला। ये इंपॉर्टेंस है हुक्स की, जो हमने पढ़ा कि स्टेट्स और लाइफ साइकिल मेथड्स करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप खुद देखो लाइफ साइकिल मेथड कितने आसान हो गए, है ना, और कोड भी एक ही जगह हो गया आपका, बहुत हेल्प। डिपेंडेंसी एरे पिटफॉल्स, पिटफॉल्स वो तो हमने वैसे तो देख लिया है अभी, कि जब हम यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी एरे डालते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला लिस्ट की लेंथ चेंज हो रही है तो मेरे को काउंट अपडेट। अब इसमें कुछ कुछ गलतियां क्या होती हैं, हम इसमें वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हो आप, कोई डिपेंडेंसी भूल गए तो क्या होगा, पुरानी वैल्यू की एक्सेस होगी उसकी, टेल मतलब पुरानी वैल्यू। ठीक है, आपने अननेसेसरी डिपेंडेंसी भी डाल दी, क्या होगा, वो बेकार में बार बार चलता रहेगा, परफॉर्मेंस इशू आ जाएगा। ठीक है, नॉट अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस इक्वालिटी, मतलब आपको देखना है, जैसे कि एरे है, अभी मैंने बोला मैं क्या डालूंगी, एरे की लेंथ डालूंगी, मैं पूरी एरे में डाल सकती हूँ, क्यों डालूं मैं पूरी एरे, जब मेरे को काउंटर अपडेट करना है, मेरे को पता है वो लेंथ पे अपडेट होगा, मैं क्यों डालूं पूरी एरे। समझ गए ना, मैंने लेंथ डाला। तो आपको देखना है कि आपके केस के हिसाब से ये यूज इफेक्ट मिनिमम बार चले और आपका काम इफेक्टिवली। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंसी क्या होनी चाहिए, जो चीजें आप उसके अंदर यूज कर रहे हो ना, जो वेरिएबल, उन चीजों को हमें डिपेंडेंसी बनाना होता है। ठीक है, इजी सी चीज बता रही हूँ, जो चीजें अंदर आपको यूज होती है ना उन चीजों की डिपेंडेंसी बनानी है। और वो डिपेंडेंसी जब आपको किसी के चेंज पर वो चलानी है, चाहे वो यूज हो ही। हाँ, समझ गए ना? अब आप एरे डिपेंडेंसी में गलती नहीं करोगे अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस, वो सब लिख दो जो आपने यूज इफेक्ट के अंदर के कोड में लिखा है, उसको डिपेंडेंसीज में डाल दो। और अगर आपको नीड है तो यूज कॉल बैक भी यूज कर सकते हो, ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। मेमोराइज यूज कॉल बैक, ये सब क्या लिखा हुआ है। आ गए हम। तो यूज कॉल बैक क्या होता है यार, जब हम यूज कॉल बैक के अंदर कोई भी एरो फंक्शन हमने डाल दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने ना किसी पेरेंट में से हमने चाइल्ड में वो फंक्शन भेज दिया। अब क्या है, वो चाइल्ड बार बार रीरेंडर कर रहा है, मान लो हमने चाइल्ड में हमने फंक्शन बना रखा है और वो बार बार रीरेंडर कर रहा है, तो क्या होगा, आपने पढ़ा है ना स्टैक मेमोरी, वो ऐसे ऐसे करके मैं बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि ये वाली मेमोरी देखिए ना, ये यहाँ पे हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर यहाँ पे जब आप करते हो वो ऐड होता जाता है, ज्यादा क्या ना। तो यार इसमें फिर क्या होता है, इसमें आ, इसमें क्या होता है कि जब हमारा वो बार बार हमारी नई एंट्री बन रही है ना उस वाली हमारी मेमोरी में, तो क्या होता है कि बार बार उसको रिक्रिएट नहीं करता उस फंक्शन को। समझ आ गया ना? क्या होगा, जब वो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, उस फंक्शन का सेम है, उस फंक्शन की बॉडी, उस फंक्शन का प्रोटोटाइप सेम है, तो क्या होगा, वो उसको दोबारा से नहीं रिक्रिएट करेगा। अगर हमारी दूसरी जगह कोई मेमोरी में वो फंक्शन दूसरी जगह बन रहा है, वो कंपोनेंट दोबारा कॉल है। ठीक है, यूज मेमो, अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेमो ने भी तो यही किया, मेमो ने भी तो वैल्यू स्टोर कर रखी थी, यूज कॉल बैक भी यही कर रहा था। तो ये डिफरेंस है कि मेमो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू को स्टोर करता है, कॉल बैक हमारे फंक्शन के प्रोटोटाइप को सेव करता है। समझ आ गया? यूज मेमो आप तब लगाओगे, आप कोई वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो और आपको पता है कि वो जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक ये वैल्यू, अगर कोई और वैल्यू चेंज ना हो जाए, तो क्या करोगे आप, जिस वैल्यू को जैसे चेंज कर रहे हो ना उसकी डिपेंडेंसी में क्या डाल दोगे, दूसरी वाली वैल्यू। मतलब जब ये वैल्यू चेंज होगी तब ये वाली वैल्यू चेंज होगी, उससे पहले ये चलना नहीं चाहिए। हम क्यों बार बार कंप्यूट करें जब हमें पता है कि वो चेंज ही नहीं होना। ठीक है, तब हम लगाएंगे यूज मेमो, और फंक्शन का रिक्रिएशन रोकना है तो हम क्या लगाएंगे, यूज कॉल बैक। ठीक है, आगे समझ, आगे चलते हैं। लिफ्टिंग स्टेट अप, यार ये ना आपको 100% पता होगा, आपने ये यूज किया होगा, आपको नाम नहीं पता। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको सिर्फ नाम नहीं पता होगा, यूज आपने किया होगा, मैं श्योर हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मान लो कि दो कंपोनेंट है मेरे पास, सेम डेटा चाहिए उन्हें, तो आप क्या करोगे, उनका जो कॉमन पेरेंट है उसमें क्या करोगे, मान लो एक मेरा कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, इसमें कोई स्टेट है, वो मुझे इसमें भी चाहिए, क्या करोगे आप, इस स्टेट को पेरेंट में दे दोगे और पेरेंट इसको दे देगा। आगे समझ में, इस चीज को पेरेंट को दे दोगे और पेरेंट इसको दे देगा, है ना। ऐसे समझ लो यार, मुझे मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं देना, मम्मी लेके दे दी, ऐसे। ठीक है, तो
लिफ्टिंग स्टेट अप में क्या हुआ, आपने शेयर्ड स्टेट को पेरेंट कंपोनेंट में दिया तो ताकि मल्टीपल जो चाइल्ड कंपोनेंट होंगे उसके वो एक्सेस कर सके। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेल्सियस इनपुट है और यहाँ फ़ारेनहाइट इनपुट है। अब एक पेरेंट कंपोनेंट है, मान लो एक स्क्रीन बनी हुई है, वहाँ पे सेल्सियस इनपुट है और फ़ारेनहाइट इनपुट है। इन दोनों के कंपोनेंट अलग-अलग बने हुए हैं, ठीक है? और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है ये कंपोनेंट। अब क्या है कि यूज़र है ना, वो इसमें भी कोई भी वैल्यू डाल सकता है और इसमें भी कोई भी वैल्यू डाल सकता है। कंप्यूटेड वैल्यू मान लो ऊपर कहीं पेरेंट में ही दिख रही थी, ठीक है? तो क्या हुआ, अब इसको इसमें वो उसने डाला, अब इनपुट स्टोर तो इसमें हो रहा है ना, तो क्या हुआ, इस वाली स्टेट को हमने ऊपर भेजा और फिर अगर उसको फ़ारेनहाइट में भी चाहिए तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। आ गया समझ? ठीक है? लिफ्टिंग स्टेट है। और जब भी हम कोई डेटा चाइल्ड टू पेरेंट भेजते हैं ना यार, वो हम उसको फंक्शन में भेजते हैं, बट हम जब उसको पेरेंट टू चाइल्ड भेजते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली प्रॉप्स भेज देते हैं। आ गया ना यार, लिफ्टिंग स्टेट आप यूज किया है ना, आई एम श्योर किया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, सिंपल वाया प्रॉप्स। डेटा कैसे यूज पास होता है, प्रॉप से फ्लो कैसे होता है, पेरेंट फिर उसका चाइल्ड फिर उसका चाइल्ड ऐसे करके पास हो सकता है। वन वे फ्लो होता है यार, पेरेंट टू चाइल्ड। अगर आपको अदर वे करना है तो आपको क्या यूज करना है, लिफ्टिंग स्टेट आप यूज करना है आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो यार का डेटा तो एक ही तरफ फ्लो होता है, अगर दूसरी तरफ फ्लो करना हो तो कैसे करोगे? ठीक है, बता पाओगे ना आप? देखो यार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट इससे आप ट्रिकी क्वेश्चन भी बता पाओगे। ठीक है, ये सब कुछ बिगिनर के लिए इतना अच्छा है ना। और उसको इंटरव्यूअर को भी पता चलेगा कि यार आपने पढ़ा है, आपको तो आप और तरीके से पढ़ते हो, है ना? तो अब अगर किसी चाइल्ड को पेरेंट को अपडेट करना है तो लिफ्टिंग स्टेट यूज करना है और फंक्शन एज अ प्रॉप पास करना है, सिंपल। ठीक है, ये हम समझ गए। कॉमन मिस्टेक्स जो आप रिएक्टिव में कर सकते हो, म्यूटेटिंग स्टेट डायरेक्टली यार, जरूरी नहीं है, मतलब इट्स गुड, स्टेट इसीलिए होती है कि आप उसको चेंज कर सको डायरेक्ट, पर थोड़ा देख के चेंज करो। कभी कभी क्या होता है, अगर एक ही कंपोनेंट में आप ज्यादा स्टेट बेकार में चेंज कर देते हो ना, तो उसके परफॉर्मेंस इश्यूज बहुत आ जाते हैं। ये ऐप है और यहाँ पर हर चीज का आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी चीज अननेसेसरी आप लोग, तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो आई प्रेफर हर जगह console डॉट लॉग का यूज करो। ठीक है, आप जब भी कुछ बिल्ड करो, टू मैनी स्टेट्स ले लो आप, इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टेट। एक स्टेट फॉर्म का डेटा स्टोर कराना है, एक स्टेट में करा लो। ठीक है, उसमें आप बहुत सारी चीजें रख लो। ठीक है, उसमें आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख लो। ठीक है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे आप ऐसे नहीं करोगे कि 10 स्टेट ले लो, ठीक है, वो चीज ठीक नहीं होती। हर जगह स्टेट बनाना, जबकि प्रॉप आप पास कर सकते थे तो आप उसका स्टेट नहीं बनाओगे। रेंडर के अंदर हैवी लॉजिक नहीं लिखना, मतलब पहले क्या होता था, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे, उसमें क्या होता था, बाकी सारे फंक्शन ऊपर लिखे होते थे, रेंडर के अंदर हम अपना यूआई लिखते थे और कुछ कोड हम रेंडर फंक्शन के अंदर लिख सकते थे, जेएस वाला। ज्यादा नहीं लिखना होता था क्योंकि वो हैवी कर देता था। अननेसेसरी री रेंडर बंद करने, री रेंडर बंद करने हैं, इसी वजह से आपको लॉग्स लगा कर देखने हैं। और री रेंडर आप कैसे रोक सकते हो, बहुत सारे लॉग से रोक सकते हो। जैसे कि यूज इफेक्ट में रिटर्न जरूर यूज करो, जो चीजें हटानी है वो हटाओ। कभी कभी इवेंट लिस्टर अटैच रह जाता है, उसको हटाना बहुत जरूरी है, तो कहीं किसी और पेज पे कॉल हो जाएगा अगर वो अटैच रह गया था तो। ठीक है, और आपके यूज कॉल बैक, यूज मेमोरी, सब कुछ यूज करो, सारे हुक्स यूज करो, सबके बारे में पढ़ो, ये बहुत जरूरी है री रेंडरिंग रोकने के लिए। इग्नोरिंग डिपेंडेंसी एरे नहीं करनी है, इग्नोर इसको, ये बहुत जरूरी है। टेल वैल्यूज, पुरानी वैल्यूज ना मिले आपको और नई वैल्यूज मिले, और ऐसा भी ना हो कि बार बार चले ही जा रहा है वो, ऐसा भी नहीं करना। तो डिपेंडेंसी एरे ध्यान से डालनी है हर हुक में, हर जब भी आप कुछ यूज कर रहे हो। ठीक है, मोस्ट और जब डिपेंडेंसी आ रहे हैं ना, हमारी टोटल वगैरह में भी बहुत काम आती है। तो ये तो आपको सीखना ही है, ये बहुत जरूरी है, आगे के लिए भी आप डेवलपमेंट करोगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट नेटिव के बग्स बैड स्टेट मैनेजमेंट से ज्यादा आते हैं, आप कोड लिख लेते हो बट जस्ट ये री रेंडरिंग की प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं कुछ बिगिनर्स। ठीक है, तो आपको वो अपने अंदर सुधारनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे भी आती है यार, सबको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं ये हो ही जाता है, आप कितना भी लॉग लगाओ, तो इसलिए लॉग्स लगाना और अच्छे से करना। ठीक है, और होप यार आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करें इंटरव्यू में। और अगर आपका इंटरव्यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आपने अगर आगे की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो डू वॉच इट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप बिगिनर हो ना तो इंटरव्यू को बहुत अच्छा लगेगा जब आपको टर्म्स, छोटी छोटी चीजें जब आप याद रखोगे। लोग कभी कभी होता है ना, हम बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं बट उसने यार पूछा छोटा सा, ये मैंने पढ़ा तो था बट मैंने रिवाइज नहीं किया, बहुत होता है ऐसा, है ना? आई होप यार आपके साथ ऐसा ना हो और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and all the very, very, very best for your interview and your future. Bye bye.